गांव के एक छोटे से कोने में राजू अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजू की शादी के 4 साल हो चुके थे, जिसके वजह से उसके पिता हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि रामू की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। वे लोग पैसे से एक किसान थे जो खेती-बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। और एक दिन जब वह अपने खेत में जा रहा था, तब मंजू बोली, अजी, कल आपने खाना भी नहीं खाया और पूरे दिन खेत में काम किए हैं, और आज भी देखिए, न खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। पिताजी भी कल से कुछ नहीं खाए हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जी? आप ही बताइए जी, हम लोग खाना खाए बगैर कैसे जीवित रहेंगे? ऐसे में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो मंजू, आज मैं खाने का इंतजाम कैसे भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है मंजू, तुम पिताजी का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ खेत पर काम के लिए। इतना कहकर राजू अपने खेत की ओर निकल पड़ा। फिर रास्ते में उसे एक बूढ़े पंडित जी मिलते हैं। उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी उम्र 200 वर्ष हो चुकी है। पंडित जी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह बहुत ही ज्ञानी है। और वह पंडित जी राजू से कहते हैं, अरे बेटा, मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे पंडित जी, आपको देने के लिए तो मेरे पास इस पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी पानी पीकर अपना भूख मिटा सको तो लो पंडित जी, आप मेरा पानी पी लो। राजू उस बुजुर्ग पंडित जी को पानी दे देता है। फिर वह बुजुर्ग पंडित जी पानी पीकर अपना भूख मिटा लेते हैं और बोलते हैं, बेटा, तूने मेरे इस बुरे समय में सहायता किया है। तूने अपने हिस्से का पानी मुझे पिलाया है। मैं तुम्हारा किस प्रकार सहायता करूं बेटा? पंडित जी, मेरा कोई संतान नहीं है। कृपया आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुझे संतान का आशीर्वाद दे। मैं लंबे समय से संतान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी दुआ से आशा है कि ईश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेगा और हमें संतान प्रदान करेगा। मैं भी तुम्हारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर तुम्हारा मनोकामना जल्दी सुने और तुमको संतान का सुख प्रदान करे मेरे लाल। ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहता है। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि मंजू के 2 बच्चे होते हैं। बापू, मैं जा रहा हूँ खेत पर। आप बच्चों को और मंजू का ख्याल रखना। ठीक है राजू, मैं इनकी देखभाल कर लूंगा। तुम शाम होने से पहले ही घर आ जाना। अच्छा तो ठीक है बाबू, अब मैं जा रहा हूँ। फिर राजू घर से अपने खेत की ओर निकल जाता है और रास्ते में अपने खेत के बारे में सोचने लगता है। अब मैं खूब सारा मेहनत करूंगा, खेतों में अपने और बहुत सारा फसल उपजाऊंगा, जिससे मेरे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और उनकी अच्छी जिंदगी होगी। अब राजू पूरे दिन काम करने के बाद शाम के समय अपने घर की ओर चल देता है। और जब घर पहुंचता है तब उसकी पत्नी बोलती है, अजी, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? मंजू, मेरी सेहत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। डॉक्टर भी कह चुके हैं कि अब मेरी हालत में कोई सुधार की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इन्हें कभी भी अपने प्यार और देखभाल से वंचित मत करना। अब यह पूरी तरह से तुम्हारी जिम्मेदारी है। मंजू, मुझे विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी से निभाओगी। अजी, आपने इतना सब कुछ सहा है। मुझे पता है कि यह बहुत कठिन समय है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को दिल से मानूंगी। मैं अपने बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखूंगी। उन्हें प्यार और सुरक्षा दूंगी, जैसा तुम चाहते हो। उनकी हर खुशी और दुख में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी। मुझे सुकून है कि तुम ऐसी समझदार और ममता भरी माँ हो। अब मुझे शांति मिलती है यह सोचकर कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बच्चों के पास तुम्हारा प्यार और सुरक्षा है। आहो, आपने पूरी जिंदगी उनकी अच्छी सी सेवा और देखभाल की है। मैं भी तुम्हारी तरह उनकी खुशियों की रक्षा करूंगी और उनकी परिवार और अच्छे संस्कारों के साथ करूंगी। आपकी यादें हमेशा मेरे दिल में बसी रहेंगी और मैं इन बच्चों को आपकी तरह ही प्यार करूंगी। मैं आपकी यह विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। जी, आपकी यादों और आदर्शों को मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगी और इनके साथ बच्चों को बड़ा करूंगी।
इतना सुनकर मंजू के पति की मृत्यु हो जाती है। मंजू दूसरों के घरों में दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पालने लगती है। यूं ही कई साल बीत जाते हैं। अब मंजू के बच्चे जवान हो जाते हैं, तो मंजू को अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। बेटी, तुम्हारी शादी की चिंता मुझे बहुत सताती है। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि वह तुम्हारी शादी बहुत ही धूमधाम से करेंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारी शादी सही तरीके से कर सकूं। इतना मेहनत के बाद भी मैं सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी में कोई भी कमी ना रहे। माँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी मेहनत और प्यार ने हमें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। और अब तुम शादी की चिंता मत किया करो माँ। हम साथ मिलकर हर मुश्किल को पार कर लेंगे। माँ, तुम्हारा साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। माँ, ईश्वर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए माँ। और कुछ ही महीनों में मंजू अपनी बेटी की शादी सुधीर नाम के लड़के से कर देती है। सुधीर के पास सब्जी का दुकान और उसके पास बहुत ज्यादा खेत थे, जिस पर सुधीर खेती करता था और सब्जी की दुकान से ही उन लोगों का गुजारा होता था। सुधीर की माँ बहुत ही क्रूर और घमंडी औरत थी। वह सुमित्रा को कोसती रहती थी। देखो तो, ये कर्म जली जब से आई है तब से मेरे को कोश कर खा गई है। ना जाने में कौन सा पाप की थी कि यह मेरे घर में आ गई। जरा देखो तो, इसे थोड़ा कैसे आवारा की तरह घूम रही है। शर्म लिहाज है कि नहीं, या वह भी घोर कर पी गई है। तेरे बाप ने तेरे को कुछ सिखाकर भेजा था या नहीं? क्या हुआ है अम्मा जी? मेरे से कोई गलती हो गई है क्या? अरे रे रे, ये मेरे से पूछ रही है गलती हो गई है क्या? अरे तेरे से गलती कब नहीं होती है? क्या हाल बना रखा है। घर का अभी तक झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। खाना का तो पता नहीं कब तक बनाएगी। हम लोगों को भूखे मारने की सोच रही है। क्या समय से कोई काम नहीं करती है, बस रानी बन के घर में टहलती रहती है। अम्मा जी, घर में बहुत सारी काम करने रहते हैं। इतने सारे काम एक साथ करना बहुत मुश्किल होता है। अरे खाना बनाना, झाड़ू पोछा करने को तो बहुत सारा काम कहती है। अरे जब तू नहीं थी तो मैं सारे काम समय से पहले ही कर दिया करती थी, लेकिन एक तू है, कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। अगर मुझे पता होता कि तू इतनी बड़ी कामचोर है तो मैं अपने बेटे सुधीर की शादी तेरे साथ कभी नहीं करती। इतना हो हल्ला सुनकर यश उन लोगों के पास आ जाता है। क्या हुआ है माँ? किस बात के लिए इतना चिक-चिक हो रहा है? अरे मैं क्या बताऊं, तू अपनी लाडली बीवी से पूछ ले। क्यों इतना हो हल्ला मचा के रखा है? सारा दिन कुछ काम नहीं करती है, दिन भर सज सावर कर बैठी रहती है। जो करूंगी मैं ही करूंगी। सुमित्रा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? सारा दिन तुम बैठी रहती हो और सारा काम माँ ही करती है। अजी, ये बात भगवान ही जानते हैं कि मैं कुछ काम करती हूँ या नहीं। सारा दिन काम करते हुए निकल जाता है। 1 मिनट आराम करने का भी समय नहीं मिलता है। ये काम खत्म होता है तो अम्मा जी दूसरा काम बता देती हैं। अगर किसी काम को करने में देरी हो जाती है तो अम्मा जी मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाने लगती हैं। बगैर खाए पिए भूखे प्यासी काम में लगी रहती हूँ। सुधीर यह बात अच्छी तरह से जानता था कि उसकी माँ झूठ बोल रही है और वही सुमित्रा से सारा दिन काम करवाती है। जब सुमित्रा खाना खाने बैठती है तो उसकी माँ सुमित्रा को काली पीली आंख दिखाई है, लेकिन इतना सब देखते हुए भी सुधीर अपनी माँ की तरफदारी करता है और वह अपनी माँ के ही तरफ से ही बोलता है। सुमित्रा, तुम यह बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लो। अगर तुमने आज के बाद माँ को परेशान किया या उन्हें कोई भी तकलीफ दी या घर का कोई काम नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आऊंगा। फिर वहीं पड़ी रहना। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे खेत पर जाना है। यह सब सुनकर सुमित्रा की आंख भर आती है और उसको बहुत दुख होता है। फिर वह अपने पति के लिए खाना लाने चली जाती है। मालती को रोता देख सुधीर की भी आंखें भर आती हैं और उसे बहुत दुख होता है। मुझे माफ करना सुमित्रा, मैं अपने माँ के आगे मजबूर हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ तुमको तकलीफ देती है और तुमको हमेशा कोसती रहती है, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर मैं अपनी माँ को बोलूंगा तो
तो गांव के लोग क्या बोलेंगे? जाने दीजिए जी, कोई बात नहीं है। आखिर माँ ही तो है, वह 2-4 बातें बोल ही देगी तो क्या हो जाएगा। चलिए छोड़िए जी, ये बहुत रात हो गई है। चलिए अब सोने। फिर अगली सुबह जब यह बात सुमित्रा को पता चली कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वह बचने वाली नहीं है, तो वह तुरंत चली जाती है अपनी माँ के पास। अरे मेरी बेटी, अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। मेरा शरीर अब और मेरा साथ नहीं देगा। तुम दोनों के लिए मैं परेशान हूँ। तुम्हारा भाई अभी कुछ नहीं करता है। तुम अपने भाई की देखभाल करना और हो सके तो किसी अच्छी लड़की से इसकी शादी करवा देना मेरी बेटी। माँ, मैं अपने भाई का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन माँ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? तुमने हमें कितनी मुसीबत से पाल पोस कर बड़ा किया है और अभी अकेला छोड़कर जा रही हो माँ। हम लोग तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। मेरी बेटी, यह तो जीवन का हिस्सा हम सबको एक ना एक दिन जाना होता है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि तुम और तुम्हारा भाई सुखी हो और मुसीबत में तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनाए रखना। माँ, हम आपकी कमी को कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम वादा करते हैं आपकी दी हुई सिखों को कभी नहीं भूलेंगे और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मेरे बच्चों में तुम दोनों के साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे दिल में। इतना कहते ही मंजू की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा के ससुराल जाने का टाइम आ जाता है। फिर सुमित्रा सोचती है, सोहन घर में अकेला कैसे रहेगा? पता नहीं वह अकेले अपना ख्याल रख पाएगा भी या नहीं, कैसे खाना बनाएगा, समय से खाना खाएगा भी या नहीं। उसे मेरे बिना सब कुछ संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या मैं इसे भी अपने साथ ससुराल ले चालूं? लेकिन मेरे ससुराल वाले मानेंगे भी या नहीं? इसे मैं अकेला छोड़ भी तो नहीं सकती। एक बार घर वाले से बात करके देखती हूँ, क्या पता वे लोग मान जाएं। इसकी जब तक शादी नहीं होती तब तक ये मेरे पास ही रहे तो अच्छा है। और अगले ही दिन सुमित्रा अपने ससुराल जाती है और अपने पति से बोलती है, अजी देखिए ना, मैं सोच रही थी कि अपने भाई सोहन को यहीं बुला लेती हूँ। वह अकेला कैसे रहेगा? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ ही दिनों में उसका विवाह हो जाएगा तो वह यहाँ से चला जाएगा। सुधीर की माँ सोचती है, इसके भाई को यहाँ रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। 2-4 रोटी खाएगा और पूरे दिन काम करेगा। अगर तुम चाहती हो कि सोहन हमारे घर में रहे तो उसे सब्जी के दुकान पर रहना होगा और सारा काम करना होगा और खेतों की देखभाल भी करनी पड़ेगी। उसके बदले हम उसे 2 वक्त का खाना दे दिया करेंगे। बेचारी सुमित्रा को अपनी सास की यह बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। और उसका पति यह सारी बात चुपचाप बैठा सुनता रहता है। अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ठीक है माँ जी, मैं आपकी शर्तों को मान लेती हूँ। मेरे भाई को कोई भी कठिनाई न हो, यही मेरी इच्छा है। और अगले ही सुबह सुमित्रा अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। फिर उसका भाई वहां रहने के लिए राजी हो जाता है। वह पूरे दिन सब्जी के दुकान पर रहता और खेतों में भी काम करता और रात को खाना खाकर घर के बाहर सो जाता था। एक दिन जब वह सब्जी की दुकान पर बैठा रहता है तो दुकान पर एक अनजान व्यक्ति आता है और उससे बोलता है, अरे सोहन, ये दुकान तुम्हारी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन भर दुकान पर रहते हो और खेती भी करते हो। तुमको कितना कष्ट होता होगा। तुम क्यों ना मेरे साथ चलो। यह सब छोड़कर मैं तुम्हें अच्छा काम दिलवा सकता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सोने की दुकान है जिसमें हम और तुम मिलकर काम करेंगे। मुझे अकेले रहने में वहां बहुत परेशानी होती है। तुम मेरा साथ देना, उसके बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा और तुम्हें कुछ भी चीज का दिक्कत नहीं होने दूंगा। भाई, यह मेरी दुकान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी दुकान मानकर चलता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन के ससुराल में रहता हूँ और मैं यह दुकान चलाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मिल जाता है। देखो सोहन, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ और तुमको एक अलग पहचान मिलेगी।
जिससे तुम अपना जीवन अच्छे से बीता सकोगे और शादी करके अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर लोगे। तुम्हारी बात सही है, लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, फिर तुम्हारे साथ में कैसे जा सकता हूं? मैं यही अपना बहन के ससुराल में उसकी खुशी के लिए रहता हूं। वह मेरी बहुत चिंता करती है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कहीं और जाना उचित नहीं है। अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मेरी बहन मेरी बहुत चिंता करेगी। वह मेरे बिना कैसे रहेगी? हम दोनों ने अपनी मां से वादा किया था कि हर मुश्किल वक्त में हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूं? तुम्हारी बहन एक अच्छी औरत है, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। तुम्हारी वजह से वह अपने ससुराल वालों से कितनी बातें सुनती होगी। तुम्हारी बहन के लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम ऐसा काम करो जहां तुम खुश रह सको और अपने जीवन को बेहतर बना सको। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए भी यही सोच रही होगी, क्योंकि तुम्हारे वजह से उसे ससुराल वाले से ताना सुनना पड़ता होगा, लेकिन यह सब तुमको नहीं बताती होगी। ऐसा मेरे घर में भी हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तुम मेरा बात मानो और चलो मेरे साथ। हाँ, तुम सही कहते हो। बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कि मुझे कहीं और जाकर पैसे कमाने चाहिए, जिससे मैं एक अच्छा जीवन बिता सकूं। मेरी बहन के लिए भी यही बेहतर होगा। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। बहुत बढ़िया, चलो अब हम चलते हैं, हमें काफी दूर जाना है। सोहन सोनार के साथ चला जाता है। शाम को जब सोहन घर नहीं लौटता तो सुमित्रा को बहुत चिंता होने लगती है। वह अपनी सास से करती है, देखिए ना अम्मा जी, सोहन अभी तक घर नहीं लौटा है। पता नहीं आज उसने इतनी देर क्यों कर दी। रोजाना तो सूरज ढलने से पहले ही आ जाया करता था, लेकिन आज अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है माँ जी, आप कुछ करिए ना। ये तू क्या कर रही है? तेरा भाई अभी तक नहीं लौटा, आखिर कहाँ गया? वह कहीं मेरी दुकान को बेचकर फरार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सुधीर की माँ अपने बेटे को अपनी दुकान की तलाश में भेजती है। जब वह अपनी दुकान देख तो उसकी दुकान को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसे सोहन कहीं नहीं दिखाई दिया। सुधीर अपने दुकान को सही सलामत देखकर घर आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सोहन का कोई पता नहीं चलता। सभी गांव वाले भी मान लेते हैं कि सुमित्रा का भाई मर चुका है। आय खैर, दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे सुमित्रा अपने भाई को बुलाती रही, लेकिन तीज त्योहार में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती तो सुमित्रा अपने भाई को याद करके बहुत रोती। एक दिन अचानक सुमित्रा को अपने भाई का संदेश मिलता है और वह खुशी से झूम उठती है। सुमित्रा जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। मेरी प्रिय बहन, मैं ठीक हूँ और एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कृपया तुम मेरे पास आ जाओ। फिर सुमित्रा तुरंत अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ती है। अपने भाई की धन दौलत देखकर सुमित्रा हैरान रह जाती है। दीदी, तुम आ गई। मुझे लगा था कि मेरा पत्र आपके पास नहीं गया है। मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। ये सारे धन दौलत तुम्हारे हैं। भाई तुम ठीक हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। मुझे धन नहीं चाहिए, तुम हमेशा खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बगैर बताए अचानक कहाँ चले गए थे? तुम्हारे जाने के बाद मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था। मैंने तुम्हें हर जगह तलाश करवाया था, लेकिन तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। कम से कम एक बार मेरे से बता दिया रहता। मैं जब सब्जी की दुकान पर रहकर सब्जी बेच रहा था तो मेरे पास एक सोनार आते हैं। वह मेरा मेहनत देखकर मुझे पूछने लगते हैं कि यह तो तुम्हारा दुकान नहीं है, फिर भी तुम इतनी मेहनत करते हो। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ अपनी बहन के ऊपर बोझ बने हुए हो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें एक अच्छा जीवन मिलेगा। मैंने सोचा कि यह आदमी सही कह रहा है। मैं कब तक क्यों बहन के ससुराल वाले के टुकड़ों पर पलता रहूंगा? एक ना एक दिन तो मुझे काम शुरू करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें बगैर बताएं चला गया ऊपर वाले की दुआ से। आज मेरे पास सब कुछ है। मैं शादी कर लिया हूँ दीदी, तुम्हारी भाभी का नाम रूपाली है। आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। सोहन की पत्नी को देखकर सुमित्रा बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर सुमित्रा बोलती है, अरे भाई, मैं तो अपने ससुराल को छोड़कर चली आई हूँ।
मेरे पति बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। अब मुझे जाना चाहिए उनके पास। और फिर सोहन बहुत सारे धन दौलत देकर अपनी बहन को वहां से विदा कर देता है। और जब सुमित्रा ससुराल पहुंचती है तो वह देखी है कि उसकी सास का देहांत हो गया था और उसके पति सुधीर घर में अकेले बैठे थे। सुमित्रा, तुम आ गई। कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मैं तुमको कितना खोज, कहाँ नहीं तुमको खोज। आखिर तुम कहाँ चली गई थी सुमित्रा? देखो ना, माँ को गुजरे हुए कुछ दिन हो गए। तुम्हारे जाने के बाद उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रहने लगी थी। घर का सारा कामकाज का बोझ उनके ही सर पर आ गया था। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम ही घर का देखभाल करना। मुझे माफ कर देना सुमित्रा। मैं जानता था कि मेरी माँ गलत है, पर फिर भी मैं उनके तरफ से बोलता रहता था। अजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। बिना बताए मैं इतने दिनों से अपने भाई के घर पर थी। अब सुमित्रा अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, अपना जीवन गुजारने लगती है। और कुछ महीनों के बाद सुमित्रा की एक बेटी हुई और वे दोनों अपना खुशहाल जीवन बेटी के साथ व्यतीत करने लगे।